नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में चौथा टॉपिक है अपना पद परिचय। कौन सा टॉपिक है? पद परिचय, जो कि आपके इसके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द का पूर्ण रूप से विश्लेषण करना ही पद परिचय कहलाता है। और इससे संबंधित प्रश्न ऐसा भी आ सकते हैं इस बार के 2020-21 में 21 की बोर्ड परीक्षा में इस बार आपके लिए, यानी इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इसके कितने भेद होते हैं, या आपके किस तरीके से शब्द दिए जा सकते हैं, वाक्य देके रेखांकित पद पूछे जा सकते हैं कि इसका पूर्ण विश्लेषण यानी पद परिचय दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं, क्या होता है ये, क्या है पद परिचय, जो कि 2 अंक निर्धारित किए गए हैं इसके। आइए, क्या है पद परिचय? यानी जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता दी जाती है। अब वो योग्यता कौन सी होती है? कि वो योग्यता उसकी विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि के द्वारा उसको ये सब सारी योग्यता मिलती है। अर्थपूर्ण शब्द को ही योग्यता मिलेगी। अब उस अर्थपूर्ण में व्याकरण के नियम के अनुसार उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी के चलते जो पद होता है उस पद को क्या करना होता है, यानी पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अब यदि आपके पूछा जाए कि पद व्याख्या किसे कहते हैं या पदा अन्वय किसे कहते हैं, पद का अन्वय करना या पद की व्याख्या करना या पद का पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब पद होते कौन से हैं, पहले तो वो भी तो समझ में आना चाहिए ना कि पद कौन कौन से होते हैं। तो पद के 2 भेद माने गए हैं। कौन से? कि विकारी और अविकारी, ठीक है। अब कहीं इनको विकारी शब्द भी कहा जाता है, जबकि वो शब्द आपके 8वीं तक फिर क्या कहा जाएगा? पद, ठीक है। अब विकारी पद की संख्या कितनी होती है? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और कहीं कहीं 5वां भेद भी इसका आता है निपात का, ठीक है। तो ये जो 9 पॉइंट दिए गए हैं, इसी के आधार पर आपके वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों में इनका आपको अन्वय करना होगा, यानी इनका परिचय देना होगा। तो पद का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपसे कोई आपका नाम पीढ़ी सहित पूछते हैं तो आप किस तरीके से पूरा बताते हो, तो ठीक उसी तरह से जो पद दिए होंगे उनका परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना है। जैसे कि पद दिया है मैंने यहाँ पद और परिचय में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले दिया है कि संज्ञा, यानी जब संज्ञा के शब्दों का परिचय करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वो पहचान करनी होगी कि ये संज्ञा शब्द है, तो कौन सी संज्ञा हुई, यानी संज्ञा का भेद बताना होगा सबसे पहले, ठीक है। जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार की संज्ञा मानी गई है। यदि इन तीनों में से आपको सबसे पहले भेद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक, फिर उसका लिंग बताना होगा, फिर उसका वचन बताना होगा, एक वचन है या बहुवचन है, फिर कारक, और फिर क्रिया का यानी कर्ता है या क्रिया का कर्म है, ये आपको वहां पे बताना होगा, ठीक है। फिर आता है सर्वनाम। ठीक वैसे ही सर्वनाम के भी, यानी जो भी आप शब्द निर्धारित करने वाले हैं किसके? विकारी शब्दों का, तो उनमें तो उनका सबसे पहले आपको भेद ही बताना होगा, जिन जिन के भेद होते हैं उनका, तो ठीक है। तो ठीक वैसे ही सर्वनाम के भी भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक, ये भेद बता दिए। उसके बाद आपको लिंग, वचन, कारक और क्रिया का वो क्या है, कर्ता है या वो क्रिया का कर्म है, ये बताना होगा आपको।
फिर आता है तीसरा विशेषण। विशेषण के भी भेद माने गए हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, और इनकी अवस्थाएं भी मानी गई हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ये आप देते हो तो भी ठीक, नहीं देते हो तो भी चलता है। फिर इसका लिंग, वचन और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो विशेषण। ठीक है। फिर चौथा है क्रिया, या ठीक वैसे ही क्रिया का भेद बताना होगा। कर्म के आधार पर भी क्रिया होती है, काल के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं, और रचना के आधार पर ही। तो पहले आपको क्रिया का भेद जानना है, फिर लिंग लिखना, फिर उसका वचन, फिर उसका पुरुष कौन सा है, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, ये सारा आपको देना होगा। फिर है कि अवयव का देते समय हमें क्या करना होगा, क्रिया विशेषण के ही भेद माने गए हैं, क्रिया विशेषण के ही भेद या उपभेद माने गए हैं, या विशेषय क्रिया का निर्देश देना होगा। और इसके अलावा जो भी है वो तो जैसे संबंध बोधक है, तो वो तो केवल आपको पहचान करनी होगी किन के साथ संबंध है वो, और समुच्चय में भी कौन किसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो आपको बताना होगा कि ये यहाँ पे। फिर है विस्मयादि बोधक, तो कौन सा है वो अच्छी, उसकी तो पहचान अच्छे से हो जाती है, विस्मयादि बोधक। ठीक है। और फिर आता है आपके निपात, तो जब हम विश्लेषण करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनको तो केवल पहचानना होता है आपको, जबकि क्रिया विशेषण के ही भेद होते हैं, उपभेद भी होते हैं, और किसकी विशेषता, कौन सी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वो भी देना होता है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है यानी संज्ञा, यानी जब संज्ञा का हम भेद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। पहले तो परिभाषा, आप संज्ञा की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, किसको कहेंगे, कोई भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। ज्यादा बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी नाम जो अर्थ रखता हो वो क्या कहलाएगी, आपकी संज्ञा। फिर आप दे सकते हो किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, द्रव्य आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी संज्ञा पहचान कैसे करनी है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पे होगी, कि जब कोई संज्ञा से हमें क्या पता चले, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, यानी स्थान का नाम, वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम, चाहे वो जगह का हो, कैसा भी हो, क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अगर जगह हो गई कि भाई फलाने जगह ऐसे, या विद्यालय, तो अगर विद्यालय का नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर केवल विद्यालय दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो कोई भी नाम हुआ, किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का, तो वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राजेश, ये नदी का नाम यमुना, ये पर्वत का नाम हिमालय, ये जगह का नाम मथुरा, ये फल का नाम आम। आई बात समझ में यहाँ तक आपको। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जब क्या होगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता हो, तो वहां क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ राजेश की जगह क्या लिख दिया, छात्र लिख दिया या बालक लिख दिया। यमुना की जगह मैं यहाँ लिख दूं नदी, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। भवन है, वन है, फल है, ये किस में आएंगे, सारे जातिवाचक संज्ञाओं में। ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है संज्ञा के, जब किसी का गुण हो। अब आप कहोगे गुण हो, तो गुण तो वो क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नहीं, जब देखो पढ़ाई है, प्रेम है, ये क्या है, ये गुण में ही आता है, तो ये इस प्रकार से। और दशा नहीं है, दशा है व्यापार तथा भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक कही जाती है। जैसे सर्दी है, गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है। क्या चाहिए, आजादी, स्वतंत्रता, नफरत, ये सब क्या है, ये जो भीतर के भाव होते हैं ना, वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और जैसे अपना शब्द है, और अपना शब्द में यदि पा मैं प्रत्यय लगाती हूँ तो अपना पा बन जाता था, अपना पा क्या हो चला था, किस में चला जाएगा, फिर वो भाववाचक संज्ञा में।
ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ उदाहरण दिया है आपके, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि मयंक बाग में फल खा रहा है, तो हमें संज्ञा को पहचानना है। देखो मयंक क्या है, कैसी हुई, किसी लड़के का नाम है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है, बाग में, ये भी क्या है, यानी एक जगह का बोध करा रहा है, बड़ी काफी बड़ी जगह हो जाती है, तो बाग ये क्या हो गया, जातिवाचक। फिर और कौन सी संज्ञा हुई कि फल, अब यहाँ आम दे दिया, या आम की जगह क्या होगा, फल होगा। ठीक है। अब कैसे, कि जैसे यहाँ इस तरीके से आपके आएगा कि ये वाक्य दिया हुआ होगा और रेखांकित पद किए हुए होंगे कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, तो ठीक वैसे आपको करना कैसे है, उस शब्द को लिखना है, फिर उसके आगे विश्लेषण देना। अब मयंक यानी क्या है कि ये संज्ञा शब्द है, तो कौन सी संज्ञा है, पहले अपने को क्या बताना, उसका भेद, तो ये भेद हो गया संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अपने को क्या बताना, उसका वचन, तो क्या हो गया, मयंक कैसा है, एक वचन ही है, एक ही है, तो एक ही वचन हुआ। ठीक है। फिर क्या बताना आपको, लिंग, तो कौन सा लिंग है, लिंग पहचान हो सकती है आपके अच्छे से, खा रहा है, उससे भी पता चल जाता है अपने को, तो ये लिंग। और कारक कौन सा है, ये अपने कर्ता कारक प्रमुख है ये। ठीक है। और क्रिया का क्या है, ये खा रहा है, क्रिया का कर्ता। यदि आपको यहां तक देना नहीं आए तो ये तीन चीजें तो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, ये तो आपको आनी चाहिए। ठीक वैसे ही बाग में तो क्या हुआ, जगह का बोध है, तो जातिवाचक, भेद हुआ तो जातिवाचक संज्ञा, वचन है तो एक वचन, लिंग कौन सा है, बाग क्या है, पुल्लिंग ही होगा। ठीक है। फिर अधिकरण कारक है और खा रहा है, कहाँ खा रहा है कि बाग में, क्रिया का क्या है, अपने आधार। फिर फल कैसा हो गया कि जातिवाचक संज्ञा, यदि यहाँ फल का नाम होता तो किस में चला जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और वचन कौन से हो गया, एक वचन, लिंग पुल्लिंग, का कारक कौन सा है कि कर्म कारक, किसका कर्म है, ये खा रहा है, क्रिया का कर्म। ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया मैंने, कि बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, क्या है, अब यहाँ पे संज्ञावाची शब्द कौन से है कि दो ही हुए, बचपन और दिन। तो बचपन कैसा शब्द हुआ, आप खुद देखिए, क्या ये व्यक्तिवाचक हो सकता है या जातिवाचक हो सकता है, क्या जातिवाचक कब होगा कि जब ऐसे समूह का किसी का बोध कराते थे, समूह तो नहीं है, ये तो किसी एक बच्चे का बचपन, यानी उसके भीतर की भावना हुई, तो जब भीतर की भावना हुई तो भाववाचक संज्ञा। वचन कौन सा हुआ, एक वचन, और ये कैसा है कि पुल्लिंग, और संबंध कारक है ये, और दिन संज्ञा से संबंध है। ठीक वैसे ही दिन का कैसा हो जाएगा, दिन किसका बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है आपके यहाँ पे। जैसे अपन ने देखा ना, जातिवाचक क्या होगा, किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता हो। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा दिन कैसे होते हैं, क्या यहाँ एक दिन दिया हुआ होता तो वो एक वचन में आता, जबकि ये तो बचपन के दिन अच्छे हैं तो ये बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक होते हैं क्रिया का कर्ता। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आपको संज्ञा का कैसे करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम किसे कहेंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, यानी बार बार उस संज्ञा के शब्द को, तो यानी राम विद्यालय गया, राम ने वहाँ पढ़ाई की, राम ने वहाँ लंच किया, राम ने वहाँ शिक्षकों का अभिवादन किया, तो हर जगह तो संज्ञा को प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी जगह क्या किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया कि भुवनेश ने कहा भुवनेश पढ़ रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना कि भुवनेश ने कहा, इसकी जगह अब क्या रख देंगे, वह पढ़ रहा है। तो ये थोड़ा अधिक सुविधाजनक भी लगता है और सही भी लगता है, इसलिए सर्वनाम का
प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं कि सबसे पहला है अपने पुरुषवाचक, यानी जब आप सर्वनाम का परिचय करोगे, पद परिचय सर्वनाम शब्दों का, तो सबसे पहले आपको वो भेद तो बताना ही होगा। और यदि वो पुरुषवाचक निकल जाता है तो पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। और पुरुषवाचक कहाँ होगा? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो पुरुषवाचक में आएगा। अब पुरुषवाचक भी तीन हो गए, कौन से? कि उत्तम सबसे पहले, यानी बात, जो बात कहता है ना, वक्ता समझ लो, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको, ये क्या हो गया? ये कहने वाले होते हैं। जैसे मैं जानने वाला हूं, हम गाएंगे, ये मेरा है, ऐसे, ठीक है। और मध्यम पुरुष कहाँ होगा? जिसको कहा जाता है। ये तो हो गया कि जो कहेगा, ये जिसको कहा जाएगा उसे मध्यम पुरुष, जिसको हम तुम, तू, तुम, तुमको, तुम्हारा, ऐसे कह के हम संबोधित करते हैं, तो वो उसमें। और फिर आता अन्य पुरुष, यानी जिसके संबंध में बात की जाती हो उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे वह, वे, उसका, उनका, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये है, वे है, ये सब किसके अंदर आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। फिर देखिए निजवाचक, निज यानी अपना, स्वयं का, ऐसे शब्दों का, ऐसे प्रयुक्त सर्वनाम को निजवाचक, जैसे अपना है, अपनी, स्वयं या मुझे, ठीक है। तो ये किस में आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। फिर आता तीसरा भेद इसका कि निश्चयवाचक, जब किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराया जाए तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यानी संज्ञा शब्द हो और उस संज्ञा शब्द से जस्ट पहले, ठीक पहले इन शब्दों का यह, वह, ऐसे इसका प्रयोग किया जाए। संज्ञा शब्द आने चाहिए। संज्ञा शब्द नहीं हुए तो वो किस में चले जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण में चले जाते हैं। इसलिए यह इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए अनिश्चित, जब निश्चित होता है कि ये लड़का, अगर इसकी जगह निश्चित नहीं हो तो उसके लिए कैसे शब्द लिए जाते हैं? जैसे कोई आ रहा है, पानी में कुछ पड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। फिर आता है अपने संबंधवाचक, जो दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने वाले हो उन्हें हम संबंधवाचक कहेंगे। जो जिसे, यानी जो लड़का कल आया था, तो जो लड़का यानी उस लड़के के संबंध में बात की जा रही है, ठीक है। जिसे, जिन्हें, उन्हें, ऐसे, ठीक है। फिर देखो कैसे कि मैं राम के साथ उसके घर गया, तब इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हुए? देखो एक तो मैं है और राम हो सकता है क्या? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। के साथ हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा है? कि उसके, ठीक है। तो अब इसका मैं क्या है? तो आप सर्वनाम का सबसे पहले भेद, यानी जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो होते हैं पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये कौन सा भेद है? कि उत्तम पुरुष। फिर अपने को क्या बताना? उसका एक वचन, फिर उसका लिंग, पुल्लिंग, और कारक कौन सा है? ये कर्ता कारक। और किसका कर्ता है? ये गया क्रिया का कर्ता। इस तरीके से यदि आपने पद परिचय दे दिया तो आपके 2 नंबर कोई भी कहीं से भी नहीं काट सकता है। फिर देखिए दूसरा है उसके। अब उसके भी क्या है? पुरुषवाचक ही हुआ। और कौन सा पुरुष है? यानी जिसके दूसरे के संबंध में हो रहा, तो अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। कारक कौन सा है? संबंध कारक। और किससे संबंध है? गर संज्ञा से संबंध, ठीक है। और देखिए कि वे कहते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। अब यहाँ कौन कौन सा होगा? एक तो वे और एक कोई। यानी वे तो क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, वे क्या है? बहुवचन हुआ। कहते हैं तो बहुवचन हुआ ना, पुल्लिंग। कारक कौन सा है? कि कर्ता कारक। और किसका कर्ता है? ये कहते हैं क्रिया का कर्ता। फिर देखिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह निश्चित नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई आ रहा है, या वो कहते हैं कि कोई आ रहा है, तो कोई कौन आ रहा है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक वचन, कोई आ रहा है तो एक वचन ही हुआ ना, पुल्लिंग ही हुआ। रहा है इसका मतलब कारक, कर्ता, और किसका कर्ता है कि क्रिया, आ रहा है क्रिया का कर्ता। ठीक है, ये तो हो गया आपके सर्वनाम का। अब देखिए विशेषण। विशेषण का कैसे होगा, किसको कहते हैं विशेषण, जो विशेषता बताते हैं। और ये किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा पदों की भी बताते हैं और सर्वनाम शब्दों की विशेषता भी बताते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे हम, विशेषण शब्द कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, प्रमुख तो इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला गुणवाचक, जब किसी का गुण, रूप, रंग, आकार, दशा, इन सबको जो बताए उसको विशेषण गुणवाचक कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, काला सांप, गोरा, गोरा क्या, लड़का। ठीक है, टेढ़ा क्या है, बांस, टेढ़ा बांस, तो ये बांस के टेढ़ेपन का होने का। बीमार स्त्री, तो ये सब क्या है, ये किनकी, जैसे बीमार स्त्री की विशेषता को, अब वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हुई तो विशेषता ही, ऐसा तो नहीं कि जो सच में विशिष्ट रखता हो उसी को विशेषता कहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर होता है संख्यावाची। ठीक है, यानी संज्ञा की जो संख्या को प्रकट करे, संख्या बताए उनको, जैसे 2 पुस्तकें, 5 पंच, पहला लड़का, तीसरी गली इत्यादि। तीसरा आता है परिमाणवाचक, जब किसी वस्तु को नाप तोल करके दिया जाए, माप या मात्रा को, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा पानी, बहुत काम, 2 किलो आम, 5 मीटर, इसके भी भेद है आपके। जब निश्चित होगा तो होगा आपके निश्चयवाचक, निश्चयवाचक परिणाम, परिमाण, निश्चित है, सॉरी, निश्चित परिमाण वाचक। और जब निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, जब निश्चित तो कैसा हुआ, जैसे 2 किलो आम दो तो वो निश्चित हो गया। ठीक है, यानी इसके 2 भेद कौन से हैं, 1 मिनट, ये निश्चित और अनिश्चित। वैसे संख्यावाची में भी होता है निश्चित और अनिश्चित। जैसे कुछ आए, कुछ लोग आए, बहुत भीड़ थी, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, यदि आप वहाँ समझ जाते हो तो आप लिख दो तो और भी अच्छा खासा इंप्रेशन जाता है। चौथा देखिए संकेतवाचक विशेषण, जब इसको किसमें, इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बच्चा, वह पक्षी, ये पुस्तकें, कोई आदमी जा रहा है, जो बात, ये सब किसमें आएंगे, संकेतवाचक विशेषण में। अब देखो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रविशेषण। कैसे कि जैसे वह सुंदर लड़की है, तो यहाँ सुंदर क्या है, विशेषण पद है। और यदि उसको हम ऐसे लिख दें कि वो बहुत सुंदर लड़की है, तो ये सुंदर तो विशेषण है ही, अब ये बहुत क्या करेगा, इस सुंदर शब्द की विशेषता को बढ़ा रहा है, तो बहुत सुंदर की विशेषता बताता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, अब इसका क्या कर लेते हैं हम, परिचय इसका किस तरीके से करेंगे कि श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, श्रेष्ठ है, इन है, बातों के जस्ट पहले है ना, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले शब्द यदि हो तो ही वो विशेषण में जाएंगे। ठीक है, ये कम, तो श्रेष्ठ क्या है, किसी की श्रेष्ठता क्या होती है, उसका गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण। फिर श्रेष्ठ पुरुष यानी खूब सारे हुए तो बहुवचन दे देगा, पुल्लिंग है, और विशेष ये किसकी विशेषता को, पुरुष की। फिर है इन, ये क्या है, संकेत कर रहा है ना इन बातों की ओर, तो सार्वनामिक विशेषण है, बहुवचन, स्त्रीलिंग भी है। ये बातें क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, और इसका विशेष्य क्या है, बातों का। फिर देखो कम क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब ये कम दिया है, तो कम दिया तो इसका मतलब ये निश्चित है या अनिश्चित है, कितना देते हैं, यहाँ नहीं आया ना, तो
कम देते हैं। अब कितना कम, इतना तो नहीं पता ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक वचन है, पुल्लिंग, ध्यान इसका क्या है, विशेष्य है। आगे समझ में यहाँ तक आपको। अब आइए बढ़ते क्रिया की ओर, यानी क्रिया किसे कहेंगे, जिस किसी से भी कार्य का होना पाया जाए, कार्य का किया जाना या होना जो शब्द प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे, क्रिया। चाहे आप सो रहे हो तो भी आप क्रिया ही है वो भी, ठीक है। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, यानी कर्म के आधार पर। सबसे पहले तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, और यही मुख्य रूप से आपके पद परिचय में पूछी जाती है, कर्म के आधार पर ही, ठीक है। यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर भी हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और इस लक्ष्य को क्या कहते हैं, कर्म। जैसे गौरव आम खाता है, तो इस वाक्य में खाता है क्या है, क्रियापद है, और खाने की क्रिया का फल किससे पड़ रहा है, यानी कर्म पर नहीं पढ़कर गौरव के अलावा यानी कर्म पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि कर्म नहीं हो रहा है, कर्म तो होता है, लेकिन वो कर्ता तक ही सीमित रहती है। यानी जब क्रिया का फल या क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से पड़ता हो, कर्ता तक ही सीमित होता हो, तो किस में आ जाएगी, अकर्मक क्रिया में। अब इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, अकर्मक व सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे, कि क्रिया से पहले, जस्ट क्रिया से पहले यदि आप क्या लगा दो और यदि उसका उत्तर आपको मिल जाए तो सकर्मक, और यदि उसका उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। जैसे खाता है कि पूर्व यदि क्या लगाए तो कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा, कि क्या खाता है, प्रश्न भी बन जाता है और उत्तर भी मिल जाता है, और इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर इसकी जगह या ऐसे दे दे जाए कि क्या सोता है, तो क्या उत्तर मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो यह अकर्मक की श्रेणी में जाती है। आई बात समझ में यहाँ तक आपको, ठीक है। अब जो क्रिया का दूसरा भेद है, और ऐसे तो किस पे आपके, वैसे तो सारे दिए हुए हैं, वही एनवीरा स्कूल पर, ये तो एनवीरा ऑनलाइन है, एनवीरा स्कूल पर जो व्याकरण के यानी इन पद के पूरे विस्तार से सारे व्याकरण के वीडियो वहाँ अपलोड किए हैं, तो आप मैं लिंक दे दूंगी साथ में, आप वहाँ से भी इनको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ विस्तार में सारे बनाए हुए हैं, और यहाँ तो पद परिचय के हिसाब से बता रही हूँ आपको मैं। अब देखिए रचना के आधार पर यानी कितने प्रकार की होती है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु, ठीक है। तो संयुक्त यानी जब दो क्रियाएं साथ में हो रही हो, यानी क्या, जैसे कि वह कर रही है, बुला रही है, तो करना एक क्रिया, रही है दूसरी क्रिया। ऐसे कैसे, बुलाना और रही है दूसरी क्रिया। और कई कई जगह जैसे ये है ना, ये है, था, थी, थे, गा, गे, गी, ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो लगते हैं, इनको सहायक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्रिया का जो विस्तार से आपको देखना है सारा, तो एनवीरा स्कूल पे आप हिंदी व्याकरण बाय प्रमिला गहलोत करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। प्रेरणार्थक जब किसी और से काम करवाया जाता है, जैसे लिखवाना, बुलवाना, वाना शब्द आने चाहिए, ठीक है, वाया वाया ऐसे। पूर्वकालिक जैसे मैंने क्या किया, खाना खाकर पढ़ाई की, तो यानी पढ़ाई करने से पहले एक और क्रिया संपन्न हुई, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया माना जाता है, कर 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 ऐसे। फिर नाम धातु यानी जब किससे, यानी धातु के साथ लगने से जो शब्द यानी जो संज्ञा शब्दों के साथ में बन के बनाती हैं उसको नाम धातु क्रियाएं कही जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसका अन्वय कैसा करना होता है, जैसे कि स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, तो अब इसमें अपन किसका कर रहे हैं, क्रिया का, तो कर रही है क्या है, कौन सी क्रिया है, यानी अपने को पहले क्रिया का भेद जानना है, तो क्रिया का भेद जानना है तो कर्म के आधार पर ही जानेंगे। तो क्या कर रही है कि नृत्य कर रही है, अपने को उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया। फिर इसका काल बताना आपको, वर्तमान काल, कृतवाच्य है, अन्य पुरुष है और स्त्रीलिंग है, और इसका कर्ता कौन है, स्त्रियां।
फिर दूसरा है कि श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से क्रिया शब्द है, एक तो पढ़कर है और एक जाएगा। तो ये कौन सी है? अब यहाँ तो आप नहीं कह सकते ना, यहाँ तो कर्म के आधार पर ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको जब ये ऐसी परिस्थिति आती है तो वहाँ वो आपको रचना के आधार पर वाला लिखना होता है। क्रिया पहले रचना के आधार पर ही आपको बताना है, क्योंकि ये पहले रचना का आधार है, इसलिए पूर्वकालिक। अब आपको कर्म भी मिल रहा है, ठीक है, तो सकर्मक भी है और कृतवाच्य भी है, यानी ये किस पे है, किसका करता है, इसका कर्ता कौन है, पढ़कर का श्रीकांत, तो कृतवाच्य। मुख्य क्रिया कौन सी है, जाएगा, और कर्म पुस्तक है, कर्म इसका पुस्तक है और कर्ता कौन है, श्रीकांत। फिर ये देखो जाएगा, तो कौन सी क्रिया हुई कि क्या जाएगा, पढ़कर जाएगा, ठीक है, तो सकर्मक। फिर भविष्य काल हुआ, अन्य पुरुष, कृतवाच्य, वचन कौन सा, एक वचन, पुल्लिंग, और कर्ता कौन है इसका, श्रीकांत, ठीक है। ये तो हो गया क्रिया तक। अब देखिए, यानी क्रिया के जो संपूर्ण होता है, यानी क्रिया का काल कैसे पहचानना आपको, कि जब वर्तमान समय में हो रही है तो वर्तमान काल, जब वो पहले संपन्न हो गई तो भूतकाल, और जब होने वाली हो तो भविष्य काल। और लिंग कैसे निर्धारित करेंगे आप, 2 प्रकार के लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ कैसे होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से, कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिससे स्त्रीवाचक शब्दों का बोध हो तो वो स्त्रीलिंग, और जिससे पुरुषवाचक का बोध हो तो वो पुल्लिंग। और निर्णय कैसे होता है इसका, देखो कोई इसका फिक्स वैसे नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं उसमें सरल होता है, ठीक है। कैसे, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो क्रिया के आधार पर हो जाता है, क्रिया का, जैसे क्रिया है, संज्ञा का लिंग होता है, वो क्रिया के साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे लड़का हुआ तो वो काम करता है, वहीं लड़की हुई तो करती है, तो इसका लिंग संज्ञा उसका लिंग कैसे हो जाता है, इसके आधार पर, जाएगा, जाएगी, या गया था या गई थी। और कहीं कहीं विशेषण के आधार पर ही होता है, जैसे राम अच्छी है, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता ना, तो राम अच्छा है, ये बुढ़ा या बुढ़ी, छोटा या छोटी। और वचन कैसे निर्धारित होते हैं, कि वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक वस्तु के होने का बोध हो एक वचन, और जब बहुत ज्यादा हो बोध तो बहुवचन, जैसे पुस्तकें, स्त्रियां, लड़के, नदियां, ऐसे। तो ये तो हो गया आपके विकारी शब्दों का। और इनका काल, वचन, वो भी कैसे निर्धारित होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इनको फिर भी आपको विस्तार में और जानना है तो आपको एनवीरा स्कूल पे वीडियोस आपको देखने होंगे। और कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया विकारी का। अब करते हैं हम अविकारी शब्दों का कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अविकारी शब्द यानी जिसको हम अवयव भी कहते हैं, तो सबसे पहला अवयव कौन सा है अपना, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, सीधी सी बात है, क्रिया की शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले, जो कैसी, यानी क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, यानी रीति, कहाँ हो रही है, स्थान, किधर हो रही है, दिशा, कितनी हो रही है, मात्रा, और कारण आदि का उल्लेख। जैसे वो धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे शब्द क्या है, चलता है, क्रिया की रीति को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार इनके उदाहरण दिए हुए हैं या इसके भेद भी माने गए हैं। तो इनके जो भेद हैं वो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सब किए हैं। तो जहाँ के और शब्द भी साथ में दिए, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के रीति यानी क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, कैसे हो रही है, कि धीरे, तेज, जोर से, क्रमशः। फिर कालवाचक किसके लिए, अब, तब, जब, आज, कल, ये क्या होंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पे भी परिमाणवाचक आएगा आपके, कम, अधिक, जैसे वो बहुत अधिक बोलता है, तो यहाँ क्या हो गया, वो परिमाणवाचक। अब वहाँ विशेषण में मत चले जाना, ठीक है। फिर देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जो क्रिया से ठीक पहले आने चाहिए। यदि संज्ञा से पहले आ गया तो वो विशेषण में चले जाएंगे, क्रिया से पहले आए तो क्रिया विशेषण में। कारण, अतः, इस प्रकार, इसलिए, ये जो शब्द होंगे वो किस में जाएंगे, कारणवाचक में। और प्रश्न में पूछे जाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये प्रश्नवाचक। फिर न, नहीं, नहीं करो,
वहां मत जाओ, तो ये क्या हो जाता है, निषेधवाचक, जब मना करने के अर्थ में। फिर देखिए प्रक्रिया विशेषण, जैसे क्रिया की, जैसे विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, तो ठीक वैसे ही क्रिया विशेषण की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया विशेषण। जैसे कि ठीक वैसे ही बहुत तेज चलता है, ठीक है, तो ये तेज के जस्ट पहले लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तेज विशेषण हुआ, इसलिए ये प्रक्रिया विशेषण में आता है। जैसे ऋषि तेज दौड़ता है, ठीक है, तो क्या आएगा, तेज क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है। आपको ये क्रिया विशेषण में इसी तरीके से देने हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, भेद बताना और संबंध बताना, भेद और संबंध, ये आपको इस तरीके से देना है। जैसे वह कल आएगा और यहाँ सोएगा, तो कल क्या हो गया कि कालवाचक क्रिया विशेषण, आएगा क्रिया को, समय को सूचित कर रहा है, ठीक है, या कर्ता कौन है इसका, कि वह, ठीक है। और यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जगह को बता रहा ना, सोएगा क्रिया का स्थान निर्धारित कर रहा है, ये हो गया इसका आपके क्रिया विशेषण का। अब देखिए संबंध बोधक, दूसरे जो अविकारी शब्द है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी जो संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध बताएगा, उनको क्या कहेंगे, संबंध बोधक अवयव। और ये शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी ये पद कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर इत्यादि। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण, कि घर के पीछे क्या है, बगीचा है, तो ये क्या कर रहा है, के भी लगा हुआ, पीछे शब्द आया है, तो क्या है, ये किसके संबंध बता रहा है, तो आपको क्या बताना है कि ये कौन सा पद है, उस पद को आपको बताना, तो ये कौन सा है, संबंध बोधक अवयव, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, किसी का संबंध बता रहा, किसका, कि घर संज्ञा का संबंध शेष शब्दों के साथ में जोड़ रहा है। ये घर शब्द है और ये बगीचा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन रहा है, कि पीछे, तो इसको क्या कहेंगे, संबंध बोधक अवयव। ठीक वैसे ही सड़क के पार बगीचा है, तो संबंध बोधक अवयव सड़क संज्ञा का शेष शब्दों से संबंध बता रहा है, ठीक है। और देखिए कि समुच्चय बोधक, दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्द को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये शब्द कौन से हैं, इसलिए, यद्यपि, परंतु, किंतु, एवं, की, जो, अब वो होना चाहिए कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, ठीक है। और यदि क्रिया से पहले ऐसा हुआ कि इसलिए वहाँ गया, इसलिए गया, जस्ट क्रिया से पहले आ गया, तो वो किस में चला जाता है, क्रिया विशेषण में, ठीक है। कैसे है कि गुरु और शिष्य, ये देखो दो क्या है, संज्ञा, दो पद है, दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो और। अब ऐसा मत करिए के ऐसा आता है ना, तो वो संबंध बोधक में होता है। ये और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किस में आएंगे, आपके समुच्चय बोधक में। जैसे वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, इनको वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक वैसे चौथा कौन सा है, विस्मय आदि बोधक, जब कोई घृणा, नफरत, हर्ष, शोक, तिरस्कार आदि की भावना व्यक्त होती है, जैसे आहा, वाह, छी, अरे, ओ, हे, ऐसे, हे राम, ओ, तो आप आए हैं, अरे क्या बात है, छी, तुम कितने गंदे रहते हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा, मन खुश हो गया। तो ये क्या है, विस्मय आदि, यानी वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वहाँ तो आप अच्छे से पहचान हो सकती है। ये जो चिन्ह है, ये विस्मय आदि बोधक, ये चिन्ह जहाँ होगा तो वहाँ आप तो आंख मूंद कर लिख लीजिएगा कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। अब क्या व्यक्त कर रहा है, जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, यानी हर्ष, प्रसन्नता, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। अरे ये मकान कैसे गिर गया, तो ये आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। देखो ये चिन्ह आना चाहिए, ये अगर नहीं हुआ तो विस्मय आदि बोधक नहीं हो सकता। ये इस प्रकार आपके इसके किनका, अविकारी शब्दों का भी हो गया है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप नोटबुक लेके बैठिए, जो समझ में नहीं आया उसको पॉइंट आउट कीजिए और फिर पूछिए आप, ठीक है। अब देखो कुछ कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द कभी संज्ञा तो कभी विशेषण और कभी अवयव बन जाते हैं। अब आप जैसे है ना, जैसे अच्छा शब्द आया था, आप क्या दिमाग में लेंगे कि ये तो विशेषण हुआ,
जबकि यही अच्छा शब्द क्या हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी बन सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, विस्मयादिबोधक भी हो सकता है। कैसे कि अच्छों की संगति में अच्छे हो जाओगे तो अच्छे हो जाओगे, तो अच्छे होना मतलब गुणीवान होना, तो ये क्या बन गई आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक मिनट, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर ये विशेषण कब बनता है कि अच्छे लड़के आज्ञाकारी होते हैं, तो ये लड़कों की विशेषता को बता रहे हैं, तो विशेषण, ठीक है। और मुझे उसका गाना अच्छा लगा, क्रिया के जस्ट पहले आया तो क्रिया विशेषण है, तो शब्द एक ही अलग अलग तरीके से प्रयुक्त हो रहा है, और यही शब्द विस्मयादिबोधक कैसे हो गया, एक तो आपका ये क्या आ गया, चिन्ह आ गया, ठीक है। और अच्छा ये बात है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये विस्मयादिबोधक भी बन गया। देखो शब्द तो एक ही है, तो आप कभी शब्द पे मत जाइएगा कि ये शब्द हुआ इसका मतलब ये फिक्स, आपको उस वाक्य में किए हुए प्रयोग को देखना है फिर। और ठीक वैसे वैसे एक शब्द और दिया मैंने, एक, ये सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी। एक ने यह कहा तो क्या हो गया, सर्वनाम। एक किताब, तो ये किताब की विशेषता कितनी, एक संख्यावाची विशेषण हो गया है आपके। फिर एक तो गालियां दी, दूसरे क्रोध भी करते हो, तो ये गालियां दी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार शब्दों में जो प्रयोग किया जाएगा वाक्यों में, उसके अनुसार ही आपको करना है। अब आइए देखिए आपने कितना सीखा है वीडियो के साथ साथ में। अब अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को आंकिए, आंकेंगे कैसे, नोटबुक लीजिए और इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। यानी जो रेखांकित पद दिए हुए हैं उनका आपको पद परिचय देना है, तो पद परिचय देते समय अच्छे से किस तरीके से देना है पूरा विश्लेषण के साथ दीजिएगा। यदि आपको ये करना आ गया तो आपके 2 अंक तो आपने तो यहीं अर्जित कर लिए हैं, ठीक है। तो आप ये अपनी नोटबुक में लिखिएगा, नहीं समझ में आए कहीं तो आप पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए, औरों तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।